सर कहाँ गए? आ गए ना? ओके। अभी मुझे थोड़ा ड्रेसिंग में ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा मुझे भी लग रहा है। वो ग्रीन डॉट्स वाला। तो इलस्ट्रेशन स्टार्ट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, तो सबसे पहले ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट? थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ओके,
और इसीलिए एडिशनल करना जरूरी है, बट एडिशनल अभी नहीं छुएंगे, लास्ट में छुएंगे। मतलब वापस एक थर्ड बार वेव आएगा चैप्टर नंबर 1 का। फर्स्ट वेव ऑफ थ्योरी खत्म हो गया, सेकंड वेव अभी स्टार्ट हुआ है न्यूमेरिकल का, और एक थर्ड वेव बाकी रहेगा जिसमें एडिशनल एक्सरसाइज आएगी। तो वापस थर्ड वेव में आप जपेट में ना आ जाओ, आया समझ में, क्योंकि उस वक्त डंडा भी आएगा हाथ में अच्छा वाला। ओके, तो नहीं आया फॉर्मूला मतलब समझ लो कि ऐसे ही कर देना है ना। छोटे छोटे सर जी जैसे छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं, फिर ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए तो एक कहावत बन गई है ना, गुजराती में ऐसे बोलते हैं, सोटी पड़े छम छम विद्या आवे धम धम। ओके, क्योंकि पहले मास्टर जी पहले मारते ही थे, बाद में दूसरी बार। अब आजकल वो पैटर्न गायब हो गया है ना, क्योंकि आजकल तो वो स्टार्ट हो गया ना, तेरा यार हूं मैं, दैट्स व्हाई। चलो लिव इट। आंसर, लिसन केयरफुली, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्निक जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, यस और नो? ओके, तो द फर्स्ट फिगर शोइंग द अनचार्ज मेटालिक स्फीयर ऑन इंसुलेटिंग मेटालिक स्टैंड। ये जो स्टैंड है वो इंसुलेटिंग होता है ताकि कांटेक्ट ना हो जाए ग्राउंड के साथ। बात क्लियर हो रही है? पॉइंटर को ही देखते रहना है, माइंड कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, कुछ लिखना नहीं है। जब कैलकुलेशन आती है तब कैलसी चलाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज negatively charged rod close to the metallic sphere as shown in the figure. ओके, आपको एक रॉड को मेटालिक स्पीयर के नजदीक लेके जाना है। सेकंड फिगर में देखो, सॉरी यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज वाले रॉड को स्पीयर के नजदीक लेके गए। गॉट इट ना? अब होगा क्या, एज द रॉड इज ब्रॉट क्लोज टू द स्पीयर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीयर मूव अवे ड्यू टू द रिपल्सन एंड स्टार्ट फिलिंग अप एट द फर्दर एंड। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, कंडक्टिंग एक मेटालिक स्फीयर था तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज देखने मिलेगा, पॉजिटिव। तो वही लिखना है, द नियर एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो पॉजिटिव बन गया क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन भाग गए, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। गॉट इट ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ का पॉजिटिव इधर आया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, क्योंकि फ्री तो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। This process of charge distribution stops when the net force on the free electron inside the metal is। अब होता क्या है, think और here, यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन को थिंक करना है बीच में। Got it? अब वो इलेक्ट्रॉन को ए रॉड के नेगेटिव चार्ज से रिपल्सन लग रहा है ताकि वो राइट हैंड साइड को जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी राइट हैंड साइड कोई इलेक्ट्रॉन है, वो भी उसको रिपल्सन लगाए तो वो कौन सी और साइड जाने का ट्राई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड। जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे नहीं जाएगा, अपनी जगह पे ऐसे ही ट्रेस रहेगा। तो इनिशियली लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, पहले एक जाएगा फिर दूसरा जाएगा फिर तीसरा जाएगा। जैसे जैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आते जाएंगे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मोशन बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि इस नेगेटिव रॉड से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स, दोनों सेम हो जाएगा, इक्वल। ओके, तब जाके इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलना बंद कर देंगे और एक मतलब कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। बात क्लियर हुई? ओके, गुड। कनेक्ट द स्फीयर टू द ग्राउंड बाय द कंडक्टिंग वायर एज शोन इन द फिगर। आपको सी फिगर के अंदर देखना है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर के थ्रू, किया कि नहीं? ओके, वो करने से क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे वो ग्राउंड में चले जाएंगे। ग्राउंड इज एक्ट एज अ सोर्स एज वेल एज सिंक, अगर चाहिए तो दे भी देगा और ज्यादा है तो ले भी लेगा। बात क्लियर हो गई? ओके, the electrons will flow to the ground while the positive charge at the near end will remain held due to the attractive force of which charge negatively charged on the rod as shown in the figure। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से नहीं हिल सकता क्योंकि यहाँ पे इसके दोनों बीच में क्या है, अट्रैक्शन। और पॉजिटिव चार्ज वैसे भी आयंस का, एटम्स का, वो हिलने वाला नहीं है। गॉट इट ना? समझ में आया? डिस्कनेक्ट द स्फीयर्स फ्रॉम द ग्राउंड। अब हम क्या करेंगे, डी फिगर में देखो हमने डिस्कनेक्ट किया। The positive charge continue to be held near the end, you can see over here, क्योंकि अभी तक हमने इस रॉड को हटाया नहीं तो पॉजिटिव चार्ज वहां का वहां रहेगा। बात क्लियर हो गया? ओके, रिमूव द इलेक्ट्रिक साइड रॉड, लास्ट फिगर, रॉड निकाल लिया तो वो जो पॉजिटिव चार्ज था वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया, विल स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्फीयर एज शोन इन द फिगर। नहीं, मतलब बात सही है, कहने का मतलब चलो वो जाएगा भी। मीनवाइल ऐसा सोचो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे ना, 4 ही थे ना, वो 4 निकल गए, बराबर। फिर हमने
उसकी बात एक तरीके से सोचने जाए तो सही है, लेकिन समझ लेते हैं कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव 4 चार्ज आ गया है या ना। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसका मानना ऐसा है कि वापस यहाँ का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इधर नहीं चला जाएगा, क्योंकि पहले नहीं जा रहा था इधर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन था, है या ना। तो वो इलेक्ट्रॉन भी अब इधर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन को अगर ये रिपल्सन लगा रहा है तो पॉजिटिव क्या लगा रहा है, तो पहले इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो रिपल्सन जनरेट होता था, अल्टीमेटली वो पॉजिटिव के थ्रू उतना ही अट्रैक्शन भी जनरेट हो रहा था। इसलिए अब अगर ए इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो पॉजिटिव का अट्रैक्शन हम ध्यान में लेंगे, इसलिए अब आगे कोई इलेक्ट्रॉन इस फर्दर एंड पे जाने वाला नहीं है। एंड व्हेन यू रिमूव दिस वन, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, क्योंकि आपने तो अभी बोला था कि ये तो हिल्ड होता है या ना, तो यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन गया उसको जाके न्यूट्रल कर देता है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आया समझ में। इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बाकी के, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो इधर जाके इस प्लस के साथ क्या कर देगा, न्यूट्रल बना देगा, बट यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बात क्लियर। इस फिगर में एक चीज गलत है, ढूंढ के निकालो। हाँ, सब फिगर में 1 2 3 4 4 हो गए, गॉट इट ना। लास्ट में जाके चार्ज बढ़ा दिया है। हम कितने ड्रॉ करेंगे, रेंडमली यूनिफॉर्मली चार्ज 4 साइन ड्रॉ करेंगे, गॉट इट। मैं ध्यान रखूंगा यहाँ पे जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होता है, और लास्ट में भी उतना ही चार्ज मिलता है। बात क्लियर हो गई। अगर मान लो कि आपको इसमें पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे लिखा है कि मेटल स्फीयर को कैसा बनाना है, पॉजिटिवली चार्ज, उसकी जगह पे नेगेटिवली चार्ज पूछा गया, कैसा पूछा गया है, ओके। बट यहाँ पे तो क्या करना है, उसका एक नोटेशन दूंगा एक्स्ट्रा उसके अंदर, मतलब कि एग्जामिनेशन में मेरे को सिर्फ पॉजिटिव का नेगेटिव करने का ही डील रहेगा, और आपका पूरा थ्योरी चेंज हो जाएगा, आया समझ में। बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि इन दिस एक्सपेरिमेंट द मेटल स्फीयर्स गेट चार्ज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन एंड द रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज। यहाँ पे रॉड ने अपना कोई भी चार्ज लॉस किया नहीं। और दूसरी नोट्स है, सिमिलर स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द चार्जिंग द मेटल स्फीयर नेगेटिवली बाय इंडक्शन बाय ब्रिंगिंग द विच चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज नियर इट। उसमें नेगेटिव की जगह पे कौन सा लाना है, पॉजिटिव लाना है, इसलिए पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, आया ना। नेगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव इधर होगा, बॉडी ना। फिर जैसे ग्राउंड के साथ ज्वाइन करेंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन अंदर से आएंगे बाहर, और वो पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा, यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा, और जब रॉड निकाल देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, गॉट इट। सो इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम ग्राउंड टू स्फीयर व्हेन द स्फीयर इज कनेक्टेड टू द विच वन, ग्राउंड विथ अ वायर। तो दो जगह पे ध्यान दिया जाएगा, फिगर पे और इस सेंटेंस पे। अभी के थ्योरी में हमने ऐसा लिखा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड हो गए, बट जब पॉजिटिव रॉड लेके आओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से स्फीयर के ऊपर आएंगे, फ्लो कहाँ आएगा, स्फीयर टू ग्राउंड टू स्फीयर, गॉट इट, समझ में आया। ओके, काफी कम चांसेस है पूछने के बोर्ड के लिए, है ना, गुड। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सबसे पहले समझते हैं, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। दो बॉडी है, एक बॉडी के अंदर से 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड दूसरे बॉडी पे निकल जाते हैं, चले जाते हैं, गॉट इट। देन हाउ मच टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। तो एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसके एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उतना उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। हमें पता लगाना है कि कितने टाइम पे उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज आएगा, क्योंकि आपको बोला है कि एवरी सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकलने वाले, हाउ मच इलेक्ट्रॉन, ओके। तो गुड, इन शॉर्ट आपको पहले इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कि 1 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वो पता होना चाहिए ना। फिर लिखोगे 10⁹ के लिए 1 सेकंड, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाउ मच टाइम, सिंपल से 2 स्टेप में न्यूमेरिकल खत्म होगा। तो डेटा में क्या दिया गया आपको, पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, वो 10⁹ है, गॉट इट। टाइम कितना दिया गया है, मतलब 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकल रहे थे, गॉट इट। देन आपको टोटल चार्ज कितना दिया गया है, 1 कूलम, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, ये डेटा लिखो, एटलीस्ट अगर आपने पूरे चैप्टर में, मतलब पूरे पेपर के अंदर क्वेश्चन एंड डेटा लिखा हुआ है, और अगर आप कहीं रुक रहे हो 33 के लिए, कितने मार्क्स के लिए, 33 मार्क्स के लिए, तो आपको हाफ हाफ देके 33 पे पहुंचाया जा सकता है। आपकी ये छोटी सी एक्शन आपको 33 पर लाने को हेल्प करेगी, बराबर। ये 33 मेन गोल है, बट हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले, हमारी मेहनत इसके लिए नहीं है, हमारी मेहनत 80 90 85 70 के लिए, बात समझ रहे हो ना। 33 वाला हमारा क्लास नहीं है, बट ये अभी भी प्रिपेयर हो, 33 लाने में भी दम आ जाता है, तो 70 जाने में और डबल दम करना पड़ेगा भाई, समझ में आया। तो बात ये है कि इन शॉर्ट
33 लाना हो जिसको, उसको भी ये स्टेप इन्वॉल्व रखना है, जिसको 80 90 लाना हो इसको भी ये स्टेप इन्वॉल्व रखना है। न्यूमेरिकल तभी आएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे या क्वेश्चन पढ़ना सीखोगे। क्वेश्चन पढ़ के आपको डेटा निकालना है। सबसे पहले आप वर्बली डेटा निकालो उसको, जैसे मैंने यहाँ पे जो जो भी क्वेश्चंस में था वो लिख दिया यहाँ पे। गॉट इट? है या ना? अब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, तो चलो आंसर पे जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, मैंने अभी 2 स्टेप बताए थे ना, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एन बता दिया है। तो मैंने यहाँ पे Q इक्वल्स टू एन की जगह पे क्या फॉर्मूला यूज किया? Q इक्वल्स टू एन डैश सी। क्या लिया? एन डैश सी। तो एन डैश क्या मिलेगा? Q अपन ई मिल जाएगा। है या ना? ओके, Q कितना लिया है भाई? 1 कूलम। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रख के जाना है 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ जब भी थ्योरी पढ़ाया था तब भी बताया था 1/1.6 का वैल्यू याद रख के जाना, नीट में काम आता है 0.625। बट अभी के लिए कैल्सी है तो यू कैन डू इट। 0.625 आंसर आया। आप यस बोलोगे? कैल्सी कितने लोगों के पास है? हाँ तो नहीं है, हाँ तो डू इट। एंड आपको ये कर ही ले रहा है और आपको ये स्टेप देख के बोलना है। ओके, ताकि आप इन्वॉल्व रहो। समझ में आया? सिर्फ देखे ना रहो। तो 1/1.6 आया, 10⁻⁹ पर जाएगा, क्या हो जाएगा? 10⁻⁹। एक पॉइंट हम राइट हैंड साइड जाएंगे। राइट हैंड साइड जाते हैं तो पावर को कट करना रहेगा। 10⁻⁹ में से एक पावर कट हो जाएगा, कितना हो गया? 18। बात क्लियर हुई? मतलब कि 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन शॉर्ट हमें वो स्फीयर में से इतने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो हमारे पास स्टेप था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁹ होता है तो टाइम कितना लगता है? तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए टाइम कितना लगेगा? 6.25 + 10⁻⁸ के लिए कितना लगेगा? तो पता है ना, लोअर स्टैंडर्ड पे पढ़ा था। इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में 10⁻⁹ आया ना? रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स टू, देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखा है मैंने और डिवीजन में 10⁻⁹ ले लिया। 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा 8, तो 10⁻18 में से 9 निकल गया, कितना गया? 9 सेकंड। क्लियर? 10⁻9 सेकंड बहुत बड़ा है, बराबर। तो इसको डिवाइड करके बड़े यूनिट्स में ले जाने का ट्राई करते हैं। टाइम का बड़ा यूनिट क्या होता है? आवर से भी बड़ा, डे से बड़ा, ईयर। क्या होता है? ईयर। तो ईयर में जाने का ट्राई करेंगे। तो लिसन केयरफुली, मुझे सेकंड में से मिनट में जाना है तो डिवाइड बाई 60, मिनट में से आवर में जाना है डिवाइड बाई 60, आवर्स में से डे में जाना है, एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24, डिवाइड बाई 24। और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? यस, डे में से ईयर में जाना है तो 365 से डिवाइड करूंगा। गॉट इट ना? यस और नो? नाउ डू इट इन योर कैलसी। 6.25 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 365। काफी लोगों ने 11th में कैलसी यूज नहीं किया होगा, तो वो लोग गलती क्या कर बैठते हैं? 6.25 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 इंटू कर लेते हैं। जितना भी डिवीजन में सब डिवीजन में है तो सब डिवाइड करना है। समझ में आया? लिखने में इंटू इंटू लिखना पड़ता है। कैलसी में परफॉर्म करने के लिए जितना भी डिनोमिनेटर में सबको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। इतना आंसर आया होगा, 2 2 4 2 6 0 के बाद 1981 आया ही होगा। ओके, तो 1981 10⁻⁹ था। अब मैं देखो 2 2 4 2 6 और 2, मतलब एक आगे जाओ तो 7, तो फिर बाकी कितना बचने वाला है? 2। तो मैं 2, वो 2 भी आगे चला गया, तो 198.1 ईयर। गॉट इट ना? दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, जिसको अप्रोक्सीमेटली कितना बोल सकते हैं? 198। ये भी चलेगा और अप्रोक्सीमेट याद आ गया, लिख लिया तो वो भी चलेगा। बात क्लियर हो गया? आया ना? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ते हैं। आप मेरे पे ध्यान ना दो, आप अपने में ध्यान दो। इलिस्ट्रेशन नंबर 3। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है वो समझते हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इज इन अ कप ऑफ वाटर। एक 250 ml मैंने आपको याद रहे उसके लिए डाला हुआ है। आया समझ में? बाकी किसी भी जगह पे आपकी बुक में 250 रखा हुआ नहीं है। आपको बुक का एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इज इन अ कप ऑफ वाटर। तो आपको खुद बाय फोर्सफुली दिमाग में घुसा के जाना है कि भाई बुक वालों का कप कितने का था? 250 ml का। आया समझ में? शातिर इंसान 250 को 500 ml कर देंगे, लिख के देंगे। जब बदलना है तो लिख के देना पड़ेगा। माई टास्क इज दैट, कहाँ पे चेंज आने वाला है। ऐसे चेंज 14 चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर के न्यूमेरिकल में या 2 न्यूमेरिकल में आते हैं। आया समझ में? बट दैट वी नो, आई डोंट नो, दैट यू डोंट नो कि कौन से चैप्टर में से ट्विस्ट होने वाला है। तो मैं पॉसिबल साइट्स बताते जाऊंगा कहाँ कहाँ ट्विस्ट हो सकता है। दिमाग में स्टोर करके रखिएगा। आज पहला दिन है न्यूमेरिकल का। लेक्चर जब भी देखो मेरे वर्ड याद रहे तो अपने नोटबुक्स के अंदर या वर्कबुक के अंदर पेंसिल से या किसी से वो स्टिक नोट्स आता है ना, उसके ऊपर लिख के कि सर ने यहाँ पे ट्विस्ट बोला था। फिर पूरे साल के बाद समझ सब हो गया, अब सर के ट्विस्ट तो मुझे याद नहीं है, तो सब वीडियो देखने बैठोगे, उतना टाइम नहीं रहेगा।
तो जो काम साथ में होता है ना वो लास्ट में नहीं हो पाएगा। और मुझे अभी उसमें ज्यादा बोलना नहीं है क्योंकि आपने आज एक्सपीरियंस किया भी होगा, आपके दिन आपके माथे पे कितना लोड है सैटरडे के लिए, वो आपने एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा। आया समझ में? इसलिए साथ साथ में काम करना बहुत जरूरी है। गुड। डेटा क्या है भाई? सिंपल सा है, 250 दिया है और कुछ नहीं। तो डेटा में कितना वाटर दिया है? 250 ml। अब लिसन केयरफुली, पहले डेटा बन गया, आउटलाइन बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वाटर, वाटर यानी मॉलिक्यूल। व्हाट इज द फॉर्मूला? केमिस्ट्री भी यूज होगा, फिजिक्स भी यूज होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O। क्या है H2O? ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल H2O, बराबर। मतलब कि उसके अंदर हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन। अब उस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आएगा कहां से? हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज उसमें कहां से आया? मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की वजह से। एटम्स के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है? तो एक तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना, मतलब आधा काम यहाँ पे इस सेंटेंस में खत्म। एक ही चार्ज ढूंढना है, दूसरा उतना ही होता है। बात क्लियर? चलो हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज ढूंढना है क्योंकि नेगेटिव में कोई जाएगा नहीं, थोड़ा माइनस से हमें डर लगता है। चलो हमें पॉजिटिव चार्ज ढूंढना है। कौन सा चार्ज ढूंढना है? आउटलाइन माइंड में क्लियर क्रिएट करें। तो वो पॉजिटिव चार्ज ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू डू? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने पड़ेंगे। क्या फाइंड करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन भाई एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने वो तो मुझे पता चल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक होता है, वैसे 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन के अंदर 8 होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 + 8 10। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हैं? 10। चलो मैंने एक मॉलिक्यूल का पता लगा लिया, बट मुझे वो पता लगा रहा है कि भाई H2O कितने मॉलिक्यूल्स है ना। एक स्टेप जैसे आप निकालते हो दिमाग में, दूसरा स्टेप आपके सामने, टोटल पॉजिटिव चार्ज फाइंड करना था, तो आपके दिमाग में आके यार प्रोटॉन गिनना पड़ेगा। आपने H2O में प्रोटॉन गिन लिए, तो अब आपके दिमाग में आया यार H2O कितने हैं। अब H2O कितने वो निकालने के लिए आपको 250 ml वाटर दिया है, क्योंकि अब सीधा ध्यान आपका वहां जाएगा। ओके, कि 250 ml वाटर है, तो वॉल्यूम से नंबर पर कैसे जाए? तो उसके लिए वापस बीच में एक स्टेप आएगा कि अगर 250 ml वाटर होता है तो 250 ग्राम वाटर होता है। 1 ml = 1 ग्राम। चलो पे मास पे पहुंच गए। मास एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशन है? तो मोल। मास पे से मोल फाइंड करना पड़ेगा, और 1 मोल में Na एवोगैड्रो नंबर जितने होते हैं, तो कितने मोल है वो फाइंड करना पड़ेगा। तब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल से प्रोटॉन मिलेंगे, प्रोटॉन को 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके चार्ज मिलेगा। तो दिमाग में एक आउटलाइन क्रिएट करनी है पहले। बात क्लियर हुई? अब जो आपके दिमाग में आउटलाइन क्रिएट हुई है उसी से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मास ऑफ वाटर इनसाइड द कप, जितना ml होता है उतना ही ग्राम में होता है वाटर। 1 ml = 1 ग्राम। गॉट इट ना? चलो मोल ऑफ H2O, मोल = मास अपन मॉलिक्यूलर मास, केमिस्ट्री का फॉर्मूला, मास अपन मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मास कितना होता है? 250। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O पता है ना, 18 ग्राम पर मोल। 1 फॉर हाइड्रोजन, 1 × 2 2। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। 8 इज एटॉमिक नंबर, 16 इज एटॉमिक मास, तो 16 + 2 18। क्लियर? याद रहा भाई? ओके, नाउ यहां पे मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, डिवीजन करना छोड़ दिया। पॉइंट में आंसर आएगा, आगे जाके वेरी हो जाएगा, इसलिए लेट इट बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ही रहने दो। बात क्लियर हुआ? चलो थोड़ी प्रैक्टिस इस तरह से ही करनी है, नहीं तो आंसर वेरी हो जाएंगे। मेरा यहाँ पे छोड़ना स्पेसिफिक रीजन है, मैंने तो प्रैक्टिस किया, मुझे पता चला कि अगर मैं वहां पे पॉइंट में ले लेता, पीछे जाके पॉइंट में गड़बड़िया हो जाएगी। और थोड़ा स्टिकी रहना है, रिजिड बनना है, सिर्फ 12th के अंदर। कॉलेज में जाके थोड़ा अपना खुद का चलेगा, लेकिन 12th में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो बुक के आंसर पे चिपक के रहना पड़ेगा। बात क्लियर हो रहे है? चलो, तो मोल फाइंड करना है, तो मोल के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को मोल से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो n तो आपको मिला 250/18। एवोगैड्रो नंबर 6.022, नॉट 32, ओनली 22, क्रॉस 10⁻23, प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, 6.022। राइट? समझ में आया? वापस मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं किया, तो मैं वही बता रहा था कि किसी स्टेप पे रिजिड रहना पड़ेगा और वो चिपकाना पड़ेगा दिमाग में।
कि इस न्यूमेरिकल में आता था, यहाँ पे मुझे अभी कैलकुलेशन नहीं करना है, नीचे जाके करना है। गॉट इट ना? चलो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू number of electron, and that is nothing but number of H2O molecules into number of proton in one molecules, क्योंकि जितने प्रोटॉन हो गए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बात क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ H2O molecules कितना है? तो ये रहा, ओके, डबल 2 ही आएगा। गॉट इट? और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? तो अभी बताया था ना, हाइड्रोजन में 1, वैसे कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन कितने हो गए? 8। बात क्लियर हो रही है? अब डू इट, मैं बता रहा हूं वैसे, 250 इंटू 6.022, 250 इंटू 6.022, सिर्फ एक 2 ज्यादा लिख दिया है मैंने, तो 6.022 डिवीजन में 18 इंटू 10, देखो ये 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10 इंटू 10 आ गया ना? ओके, इसीलिए आपके हाथ में कैल्सी की जरूरत है, नहीं तो मेरा ध्यान भी एक पे ही रहेगा जो लेके आया है। कल तो बताया था। ओके भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, आज अभी देखे रहो, क्योंकि आज पता चलेगा ना दर्द, तो कल लेके आओगे। कल लेके नहीं आओगे तो मैं 10 रुपये आपके अकाउंट में लिखूंगा। हाँ, कैल्सी ना लाने का 10 रुपया फाइन। गॉट इट? चलो, हाँ, तैयार है ना? फिर मैं 2 पॉइंट ऐसे शिफ्ट करता हूं, तो 23 का कितना हो जाएगा? मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड जाता हूं तो नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर आते थे, बट पावर में पॉजिटिव करना है, उल्टा आया समझ में? तो 25। बात क्लियर हो गई? पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कप ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कप ऑफ वाटर, क्योंकि तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले, तो इतने प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, तभी चार्ज मिलेगा ना। मुझे अल्टीमेटली फाइंड करना है चार्ज। ये सारे स्टेप्स हमने पीछे से ऐसे ऊपर डिफाइन किए थे, अब उल्टा काम करके आ रहे हैं हम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 8.36 इंटू 10⁻25, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.6 क्रॉस 10⁻19। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8.36 एंड 1.6, 13.37। ओके, 13.37। अगर कभी ऐसा भी होता है कि अगर 6 और इसके बाद मानो कि 8 होता है, तो मुझे 2 तक लेना है तो मैं क्या करूंगा? एक आगे ऐड करूंगा, तो ऐसे भी दिखने मिलेगा आपको। तो गुड, 25 में से 19 जाएगा, कितना पावर बाकी बचा? 6 पावर बची। एक आगे चले जाएंगे, 1.337 इंटू 10⁻7। जनरली हम हमारा आंसर जो है पॉइंट के आगे एक ही डिजिट रख के रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। वो उसमें इसीलिए किया था क्योंकि 2 ही डिजिट बाकी बचते थे, 198 ईयर लिख सकते थे। ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना, 10⁻7, दैट्स व्हाई पॉइंट के आगे एक लेके जाएंगे। तो 1.337 10⁻7 कूलम, दैट मच। देखो ये दोनों आ गया, पॉजिटिव भी चार्ज आ गया और नेगेटिव चार्ज भी आ गया। बात क्लियर हो गई? गुड। Illustration number 4. Coulomb's law of electrostatic force between the 2 point charges and the Newton's law for the gravitational force between the 2 stationary point masses both have an inverse square dependence of the distance between the charges and masses respectively. Compare the strength of the forces by the determining the ratio of their magnitude. Number 1 for the electron and the proton. Number 2 for the 2 protons. Question B. Estimate the acceleration of electron and proton due to the electric force and their mutual attractions by when they are 1 angstrom apart, 10⁻10 meter apart. Take mass of proton equals to 1.67 cross 10⁻27 kg. Mass of electron equals to 9.11 cross 10⁻31 kg. सबसे अच्छा ऐसा है कि मेरे साथ पढ़ो, एक बार तो पढ़ना ही है, मैं दूसरी बार भी पढ़ूंगा। ओके, पर इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक्चुअली में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। पहला तो आपको ऐसा बताया गया है कि दोनों लो इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो करते हैं, एंड वी नो दैट उसमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो वो हमारे लिए कोई माथाकुट की बात नहीं है, इन शॉर्ट हेडेक की बात नहीं है। मेन बात हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमें दोनों फोर्सेस के स्ट्रेंथ को क्या करना है? कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के लिए अगेन 2 केसेस लेने हैं। पहला जो केसेस है वो आपको इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में लेना है, एंड दूसरा जो केसेस है वो हमें प्रोटॉन्स के बीच में लेना है, 2 प्रोटॉन्स के बीच में लेना है। बात क्लियर हुआ? द फर्स्ट केसेस इज फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड द सेकंड केसेस इज फॉर द 2 प्रोटॉन। किसको चाहिए? किसको चाहिए? क्यों?
ओके नाउ लिसन। हाँ, तो पहले हमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के लिए कंपेयर करना है, एंड देन फॉर टू प्रोटॉन्स कंपेयर करना है। उसको छोड़ के बी पोर्शन ऐसा पूछा है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जब वो कितने अपार्ट होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, सिंपल है। अब बी को छोड़ देते हैं, वापस ए पे आते हैं। दो फोर्स को कंप्लीटली हमें कंपेयर करना है, तो दोनों फोर्सेस का फॉर्मूला पहले अपने दिमाग में चाहिए, एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, G m1 m2 upon r square, and what is the formula for the electric force, K q1 q2 upon r square। अब ये तो भूल जाओ, ये तो आने से रहा, ये तो दे दिया है तो लॉलीपॉप, मतलब कि यूज कर लो, खा लो, मजा आ गया, बट ये याद रख के जाना है। ओके, नेम ऑफ दिस इज फिजिक्स। ओके, बट फिर भी क्या है, 11 से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है। 11 में एक्सरसाइज नहीं की इसलिए पता नहीं कुछ, है ना, क्योंकि मैं करवाता था भाग जाते साइंस छोड़ के। समझ में आया, सिर्फ इलस्ट्रेशन में बातें खत्म कर दी, है ना। तो 11 से बहुत अच्छा है, इजी है, बट आपका दिमाग उतना थोड़ा ब्रॉड करना है हमें। क्लियर है ना। तो सबसे पहले डेटा का लिस्ट, क्योंकि आपने फॉर्मूला तो सोच लिया ना, अब एक्शन की बारी आ गई, दिमाग को चला लिया, अब सिर्फ एक्शन करना है, हाथ चलना चाहिए, कैलकुलेटर चलना चाहिए, तो आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आंसर ऑफ ए डेटा, गिवन डेटा क्या है, तो बेटा इसमें मास, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो ग्रेविटेशनल के लिए मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, बट पहले यहाँ पे क्या लिया है डायरेक्टली, तो दैट इज r इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। फिर मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 क्रॉस 10⁻27 kg गिवन डेटा में, क्योंकि दिया है, ज्यादातर कॉपी पेस्ट आता है तो कोई टेंशन नहीं है। बुक का ही पूछना हो, थोड़ा सा दिमाग यूज करवाना हो, तो मेरे जैसे निकाल देते हैं। दैट डिपेंड्स कि कैसे टाइप का एग्जामिनर पेपर सेट करने के लिए बैठा हुआ है। बात समझ में आया है ना। तो प्रे करो कि मैं ना पहुंच जाऊं, बाकी तो ठीक है, बट मेरे जैसे कितने लोग होंगे, ऐसा थोड़ी ना पेपर निकालने देते होंगे। मेरा तो कुछ भी नहीं है, उनके साथ शायद नाम ही है मेरा बोर्ड में और मेरी कोई वैल्यूएशन नहीं है। बट द थिंग इज कुछ भी निकल सकता है। और मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरी चैनल पे जाके वापस शॉर्ट्स दिखिएगा, ओके, और उसमें पहला ही एमसीक्यू इसका होगा, जो एज ए एमसीक्यू पूछा गया था एनसीईआरटी की पहली एग्जामिनेशन में। ओके, देखिएगा, अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, बराबर। अब मुझे पता तो था ही कि बुक का ही है, लेकिन मुझे कंफर्म तब हुआ जब मैं अभी गुजराती मीडियम में पढ़ा है। उसी दिन एक बच्चे ने मुझे वो शॉर्ट का स्क्रीनशॉट लेके भेजा मुझे कि ये क्या है, इसका मतलब टोटल थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो मैंने उसको वीडियो ही फॉरवर्ड कर दिया, ये देख ले पूरा। तो द थिंग इज आप फाइंड करना है ना, उसको भी फॉलो कर कीजिएगा। हाँ, 150 एमसीक्यू है उसमें, ऐसे नहीं है एक दो, 150 है, तो ए चैप्टर्स में भी काफी कुछ कवर हो जाते होंगे। ओके, आगे बढ़ता हूँ। एमपी हो गया, एमई आएगा 9.11 क्रॉस 10⁻31 kg। ये दोनों चीज याद रखनी है, आगे जाके रेडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 13, 12 दो चैप्टर कंप्लीट किए ना हमने, उसमें भी जरूरत पड़ती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एडिशनली आपको क्या याद रख के जाना है इस डेटा के अंदर, तो एडिशनली आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स याद रख के जाना है। आपने दो फॉर्मूला सोचे थे दिमाग में, कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स वाला। ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन सा कांस्टेंट था, जी का वैल्यू याद रख के जाना है ना, याद है 6.67 क्रॉस 10⁻11। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 9 क्रॉस 10⁻9। ओके, देखो अभी गड़बड़ी हो रही है ना, लिसन ना, अभी आपके इमेज में आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा मेहनत करना बेटा, है ना। सर बेटा बेटा करके पूरा साल निकल जाएगा, लेकिन बेटा नहीं समझेगा तो फिर जैसी करनी वैसी, समझ में आया, फिर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, फिर क्या करे। सोचा तो बहुत था यार, साइंस ले लूंगा और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आ जाऊंगा, और फिर लास्ट में वही गीत गाओगे चलो, तो दिल के अरमा आंसू में बहने चाहिए नहीं। के आ गया आपका 9 क्रॉस 10⁻9, है ना, ऐसा बोलना है, मेहनत की, है ना, आत्मविश्वास। अमित बना का अमित का ही नाम याद रहता है, सरनेम तो याद नहीं रहता। कौन, नहीं अमित करके है ना, बडाना की ऐसा कुछ, आत्मविश्वास, चलो कोई बात नहीं, ये कैसे याद है। ओके, यहाँ पे जोड़ डाल देना आप, k इक्वल्स टू 9 क्रॉस 10⁻9 और g इक्वल्स टू 6.67 क्रॉस 10⁻11। वैसे बेटा इनका यूनिट आता है, g का यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर,
ऐसा के का यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बट मुझे पता है आप ऐसा ही लिख के आओगे, इसीलिए तो मैंने ऐसा ही लिखा है। नहीं पता तो क्या लिख दो, ऐसा है, बट वो डेटा में चलेगा, आंसर में नहीं। बात क्लियर? ज्यादातर हमें डेटा में ही लेना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा है, बट मुझे याद है और आपको भी याद होगा, कुछ है नहीं, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, नीचे से आर स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में गया और वो G1 M1 M2 नीचे चला गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लाइकवाइज Q1 Q2 नीचे जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। गॉट इट? बट हमने अभी ऐसा ही लिख दिया। गॉट इट? अब अपना एक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, दूसरा भी याद रख के जाना है, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। व्हाट इज दैट? 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ कूलम। अगर ये दोनों दिया है तो इधर रहेगा, नहीं दिया है तो इधर आ जाएगा, एडिशनल में चला जाएगा। ओके, आंसर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन that Fe equals to E for electric force K Q1 Q2 upon R square and Q1 की जगह पे प्रोटॉन का चार्ज, Q2 की जगह पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों का हमने सेमी लेना है, इसको E बोल देते हैं, तो E इंटू E लेना है, तो दैट इज K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। डोंट डू कैलकुलेशन, जरूरत नहीं है, रुको अभी। ओके, अब अभी हमें कंपेयर करना है, तो पहले में डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो कंपेयर तभी होगा जब दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे रखा जाएगा, इसलिए R का R ही रखना है। गॉट इट ना? Now find out the gravitational force between the proton and electron. Fg equals to G m1 m2 upon r square. m1 की जगह पे mp, m2 की जगह पे me upon r square. Got it ना? Equation number 2. Compare that means कि वो दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो फाइंड करना है, ताकि पता चले कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो आपको पता होना ही चाहिए, लिटरली इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होता है ना, स्ट्रॉन्ग है, किससे? ग्रेविटेशनल, इसलिए Fe by Fg निकालेंगे, Fg by Fe करके नहीं आएंगे। मेरा टास्क वही है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सिखाना। बात सुन रहे हो ना? फिर ऐसी गलतियां होगी तो आपके न्यूमेरिकल्स में क्या लगेंगे? क्रॉस। तो ये मेहनत करते वक्त ध्यान रखना है। तो Fe डिवाइड बाय Fc बाय इक्वेशन 1 एंड 2, Fe डिवाइड बाय Fc, Fe का वैल्यू रखा और हियर, एंड Fg का वैल्यू नीचे से ले लिया, इसका डिनोमिनेटर आर स्क्वायर, इसका भी डिनोमिनेटर आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, तो K स्क्वायर अपन G MP Me। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज। अब आप फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हो, आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। ए का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, ई का वैल्यू देखो, अब है ना, इसी को वो बोलते हैं, ये मसाला रेडी करना बोलते हैं। मम्मी खिचड़ी पकाने के लिए सबसे पहले सब रेडी कर देती है, कढ़ाई रेडी कर देती है, तेल साथ में रख लेती है, मसालिया साथ में रख लेती है, सब कुछ, और फिर जाएगी दबादब खिचड़ी पक जाएगी। आया ना? आपने अगर ये रेडी करके रखा हुआ है तो आपको किसी इधर उधर देखने की जगह जरूर बिल्कुल जरूरत है नहीं, आपको अपने ही अंदर देखना है कि भाई ई का वैल्यू कितना है, पकड़ लो, ये रहा 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? पकड़ लो यहाँ से 6.67 क्रॉस 10⁻11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपी? 1.6 क्रॉस 10⁻27। पकड़ लिया। एमई का वैल्यू 9.11 क्रॉस 10⁻31। पकड़ लिया। आया ना? अब आप क्या करोगे, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 दो बार करोगे, स्क्वायर है तो आया समझ में, डिवाइड बाय 6.67 डिवाइड बाय 1.67 डिवाइड बाय 9.11। आया ऐसा? आया ना? 0.2270 आया। आरती नहीं आया क्योंकि कई गलती की। शिवानगी वापस करो आरती। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवीजन में 6.67 डिवीजन में 1.67 डिवीजन में 9.11 आ गया। चलो गुड। अब ये 10 का कौन सा पावर है? 9। कल से सबके हाथ में कैलसी चाहिए, नहीं तो मेरे 100 रुपीज पक्के हो जाएंगे, है ना? मतलब 10 के मिला के 100 हो गए ना। -19 का 2 पावर -38, -11 वाला ऊपर गया +11, -27 वाला ऊपर गया +27, -31 वाला ऊपर गया। जब भी न्यूमेरिकल लिखो, वर्कबुक में लिखो, नोटबुक में लिखो, कोई कैलकुलेट करने दे, कोई एग्जामिनेशन हो, ऐसे ही लिखो। पहले तो अपनी नोटबुक में ऐसे लिखो ताकि लास्ट टाइम समझते वक्त पता चले कि ये कैसे हुआ। सीधा मानो कि जो भी आंसर आता है लेटर ऑन वही लिखूंगा मैं 10:40। अगर सीधा ये स्टेप लिखा हुआ है ना तो आधा दिन तो इसमें निकल जाएगा, अरे यार ये आया कहां से, फिर 2-3 मिनट के बाद लाइट हुआ, ओ ऐसे आया है। पढ़ते पढ़ते है ना, बहुत शिद्दत से पढ़ने बैठते हो ना तब प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। पेन खो जाती है, बुक नहीं मिलती, डिसाइड किया हो कि आज तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल की नोटबुक ही नहीं मिल रही,
है ना, आधा घंटा उसको ढूंढने में निकाला, तब तक तो हमारा टाइम शेड्यूल खत्म हो गया। फिर दूसरे को फोन करने बैठते હતા તને મારી નોટ છે તારી જોડે, અને એ પૂછવાનું છેલ્લી 5 મિનિટ મને માટે ફોન ચાલ્યો કલાક, એ કલાકમાં તો બીજી જ વાતો થઈ હોય ને, है ना, અને છેલ્લી 5 મિનિટમાં અલા પણ મેં તને ફોન એટલા માટે કર્યો તો कि तेरे पास मेरी नोटबुक रह गई है क्या, फिर वो बोलेगा हाँ रह गई है, तो कितना टाइम वेस्ट हो गया। आया समझ में। इसीलिए सबसे पहले तो अपनी चीज किसी को देंगे नहीं, चाहे जितना भी पक्का फ्रेंड और फ्रेंड क्यों ना हो, किसी को लिखने नहीं देंगे। उसको लिखना है तो लिखे, उसको सर की डांट खानी है तो खाए, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा या क्या करेगी, नहीं बोलेगी ना, बाढ़ में गए। देखा जाएगा सब बोर्ड के बाद, बोर्ड के बाद सब आएंगे। ऐसा हुआ है मेरे साथ, या मैंने किसी के साथ किया है और किसी ने मेरे साथ भी ऐसा किया है, मैंने इसी के साथ ऐसा किया है, बट अब हम सब एक फैमिली। 12 की सारी चीजें भूल जाते हैं, बनो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपने अच्छे से मेहनत की हुई वो खो दे के आएगा तो आप क्या करोगे, वापस लिखने बैठोगे। बात समझ में आई, है या ना। उसको जो मटेरियल्स मिल रहा है आपको भी तो मिल रहा है क्लास से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करने की। उसको वीडियो देख के जो पहला लिखेगा लोग वेट करेंगे, हाँ व्हाट्सएप करना, कुछ भी नहीं करना। अपने पास टाइम है व्हाट्सएप करने का ऐसा 50 पेज का, बिल्कुल नहीं है। आया समझ में। इसलिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी है। अगर मैं किसी को बातें करते सुन गया, किसी का मुझे पता आया चला, क्योंकि मुझे पेरेंट्स भी कंप्लेन करते रहते, इतना क्या लिखने देते हो, लोग तो व्हाट्सएप ही करते रहते एक दूसरे को। ऐसे कंप्लेन मैं नहीं सुनूंगा, और जिसका नाम आया उसको वापस 2 पैम्पलेट थमा दूंगा। ओके चलो, तो ये बात क्लियर हो गई भाई। ये सारे स्टेप क्यों लिखते हैं, ताकि लास्ट में आपको पढ़ना है, एक साथ 500 न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स के अगले पेपर के अगले दिन। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपने ईच एंड एवरी स्टेप को लिखा हुआ है, और एक ही पैटर्न से एवरी टाइम न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस किया है, तभी याद रहेगा। आप मेरी पैटर्न देखे बुक में देखोगे तो खो जाओगे, क्या है ना, बराबर कुछ भी पता चलेगा नहीं। इसीलिए हर एक टाइम में वॉर्न करता हूं, आई एम वार्निंग टू यू, कि अगर यही न्यूमेरिकल करो तो मेरी पैटर्न से करो, एक ही पैटर्न को करो, इन शॉर्ट। ओके गुड। सो अगेन मैं एक पॉइंट आगे गया तो मुझे एक पावर कट करना पड़ेगा। हाउ मच दैट, 39। आया समझ में। तो दिस एफ ई ओवर एफ जी दैट विल नथिंग बट 2.3 क्रॉस 10⁻39। ये कंपेयर हो गया कि ये बता रहा है कि एफ ई जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा है, 2.3 क्रॉस 10⁻39 बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बोले यार मैंने बोल दिया, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आया समझ में, बात क्लियर हो गई। हाँ तो ऐसा भी ट्विस्ट आ सकता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो 1.67 क्रॉस 10⁻27 है ना, मास सेम ही रहता है ऑलमोस्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, 1.67 क्रॉस 10⁻27 सेम टू सेम मास। आया समझ में। और चार्ज न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, 0, बिल्कुल नहीं आएगा न्यूमेरिकल। कैसे आएगा, चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, तो ऐसे थोड़ी ना कोई देगा। ओके इसीलिए सिर्फ क्या आएगा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और बिटवीन 2 प्रोटॉन्स तो दिया ही है बाद में। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। देन अभी भी आंसर ऑफ ए में ही चल रहे हैं हम। कहाँ पे चल रहे हैं, आंसर ए, क्योंकि इसमें भी दूसरा केस है, बराबर ना, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। आगे का स्लाइड सबको समझ में आ गया, जस्ट कॉपी पेस्ट देखो, एफ ई के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, बट बिटवीन 2 प्रोटॉन्स है ना, तो ई आएगा प्रोटॉन के लिए चार्ज, क्यूपी क्या होता है ई, तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। सेम टू सेम स्टेप लिखे हुए ताकि आपको फटाफट से दिमाग में घुस जाए। आगे की स्लाइड को याद करो, यही फॉलो किया था। दूसरी बार लिखो भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द, वहां पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिख रहे थे, यहाँ पे क्या है, 2 प्रोटॉन आ गया, गॉट इट। तो जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, सेम स्टेप फॉलो करना है। m1 m2 को क्या लिखना है, mp, क्लियर ना, नंबर 2 मार दिया। यहाँ पे वो लिखा था रेशियो वाला, बाई 1 and 2, याद आ रहा है, बाई 1 and 2। ओके एफ ई ओवर एफ जी, एफ ई का वैल्यू एफ जी का वैल्यू जो यहाँ से लेना था, आया ना, आर स्क्वायर कैंसल, तो क्या बनेगा भाई, के स्क्वायर अपन जी एमपी, के का वैल्यू रखो, ई का वैल्यू रखो, जी का वैल्यू रखो, एमपी का वैल्यू रखो, एमपी का वैल्यू रखो। आया समझ में, यस और नो। ओके गुड। 9 into 1.6 into 1.6 divided by 6.67 divided by 1.67 divided by 1.67, आया 1.238 आया शिवानगी। ओके नाउ देखो, ए 9 का 9 माइनस 38 आया शिवानगी बेटा, छोड़ दिया। ओके करो एक बार, 9 into 1.6 into 1.6
डिवीजन में 6.67, डिवीजन में 1.67, डिवीजन में 1.67, फिर इक्वल्स टू, है ना। अब सोचो कि वो दुकान वाला कितना जबरदस्त होशियार बोला जाएगा। हाँ बोलो दूसरा, ऐसे आपको बोलता है। दूसरा बोलो क्या लेना है, वाघ बकरी, हाँ। तीसरा बोलो क्या लेना है, बिस्किट। चौथा बोलो क्या लेना है, मैदा। ऐसा ही करता है दबादब। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। क्या सर बोलो कौन सा, 9, ओके, इंटू 1.67 इंटू 1.6 अपन 6.67, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, ऐसी प्रैक्टिस जिस दिन की और मेरे सामने आ गए, मैं अवार्ड दूंगा। आया समझ में? ओके, टेस्ट होगा आपका, अवार्ड मैं डिसाइड करूंगा, बट अच्छा खासा दूंगा। मेरे सामने देख के 9 इंटू 1.67 इंटू 1.67 ऐसा हो जाए, 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 1.67 ऐसा फटाफट होना चाहिए। ओके ओके, 1000 से ज्यादा दूंगा, चलो क्लियर। ओके, तो ये 9 हो गया, -38 हो गया, -11 उधर चला गया, +11, -27 उधर चला गया, +27, -27 ऊपर चला गया, +27। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस स्टेप के साथ कैलकुलेटर से पहले दिमाग में आंसर आना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। अगर आप थ्योरी 3 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करते हो, 2 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करते हो, तो न्यूमेरिकल 5 बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं मेरी ओर से 3 टाइम करवाऊंगा, लेकिन आपकी ओर से और 5 बार मेहनत होनी चाहिए। जितना भी एडिशनली आप कर सकते हो, आपको फायदा है, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। गुड, ओके। बट पहली बार काम करने में बहुत टाइम जाता है, दूसरी बार में और कम जाता है, तीसरी बार में और कम जाता है, चौथी बार में और कम जाएगा, पांचवी बार में दिमाग बोलेगा, आपको सिर्फ उंगली घुमानी रहेगी। समझ में आया? एक्सपीरियंस करो और सीखो, ऐसा सारे चैप्टर में करना है, नहीं कि 1-2 चैप्टर में। इसका सबका आप कैलसी में 9 - 38 + 11 + 27 + 27 करोगे तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, 10⁻36। गॉट इट? दिस इज एक्चुअली रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि दोनों पार्टिकल सेम है। वहां पे दोनों पार्टिकल क्या थे, डिफरेंट। वो एक्चुअल रेशियो या एक्चुअल स्ट्रेंथ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था, ये एक्चुअल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों पार्टिकल क्या है, सेम। आया समझ में? आया ना? अब ये पहला केस खत्म हो गया। अब दूसरा केस, दूसरे केस में बोला है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वापस हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। F = k/q1 q2 / r², QP एंड QE इलेक्ट्रॉन के लिए। PP गलत है, QPN क्या आएगा, QE। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है जो मैं बताते जाऊंगा, है ना, ध्यान रखते जाना। K का K, QP का E, QP का E / r²। बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू k² / r², वो भी आगे वाली स्लाइड जैसा दिखता है यहाँ तक। अब हमें आगे कंपैरिजन में नहीं जाना है, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, वैल्यू। k कितना है, 9 × 10⁻9। E कितना है, 1.6 × 10⁻19। और r यहाँ पे आपको 1 एंगस्ट्रॉम, सेकंड केस में आ गए, बी में कितना दिया था, 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 मीटर, तो 10⁻10 का स्क्वायर। तो 9 × 1.6 × 1.6, ओके, आपको करना है। कितना आंसर आएगा, ओके, मैंने वैसे रहने दिया है, सॉरी फॉर दैट, कि -10 का 2 पावर, तो कितना होगा, -20, जो ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा। अब मैंने किया है 9 × 1.6 × 1.6, जो कितना है, क्लियर। और 20 एंड 9 कितना हो जाएगा, और 19 का 2 पावर कितना हो जाएगा, -38, तो 23.04 × 10⁻9 न्यूटन। आया समझ में? बट ये फोर्स है, अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमें तो फाइनली क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन फाइंड करना था। तो वापस न्यूटन भाई को याद करना पड़ेगा। न्यूटन भैया, F = ma, okay, so from the Newton's second law, F = ma, so for the electron F = me into a from upper formula, तो मुझे a ही चाहिए, तो Fe/me। Fe कितना है, ये रहा, और me कितना है, 9.11 × 10⁻31। ये दोनों का रेशियो निकालना है, डिवीजन करना है, यू विल गेट 2.529, है ना। चेक करते जाना, अगर वैल्यू वेरी हो तो बताते जाना। -31 ऊपर जाएंगे तो +31, 31 में से 9 जाएगा, 22। गॉट इट? दैट मीटर पर सेकंड। देखो यूनिट लास्ट में, बहुत कंपलसरी है, लास्ट में। बुक में ना इन बिटवीन भी लिख के देते हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लास्ट में ही लिखना है आपको। गॉट इट ना? है या ना? एक किसका मिल गया भाई, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का। वैसे किसके लिए फाइंड करना है, प्रोटॉन। तो फोर्स Fp = mp ×
एपी, तो एपी इक्वल्स टू एफपी ओवर एमपी, चाहे ये दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लगता है उतना ही फोर्स प्रोटॉन पे लगने वाला है, तो फोर्स तो वही से ही पिक करना है, गॉट इट। सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन लिखना है यहाँ पे 1.67 प्लस 10⁻⁻27, तो क्या होगा ये दोनों का रेशियो 13.79, -27 ऊपर चला गया, प्लस 27 में से 9 चला जाएगा 18, तो 1.379 एक पावर ऊपर आगे चले जाएंगे 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में, आया ना। तो यू कैन सी ओवर हियर कि जो लाइटेस्ट पार्टिकल था उसका वेलोसिटी ज्यादा है और जो थोड़ा हैवी था उसका वेलोसिटी कम हो गया। आया समझ में, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है ना। Illustration number 5, a charged metallic sphere A is suspended by the nylon thread, another charged metallic sphere B is held by the insulating handle, is brought close to the A such that the distance between their center is 10 cm as shown in the figure. Now the resulting repulsion of A is noted, for example by signing the beam of the light and measuring the deflection of shadow on the screen. Now sphere A and B are touched with the uncharged sphere C and D respectively as shown in the figure B, and C and D are then removed and B is brought close to the A, the distance of 5 cm between their centers as shown in the figure. C. What is the expected repulsion force of A on the basis of Coulomb's law? Sphere A and C, B and D are identical in the size. Ignore the size of A and B in comparison to the separation between their centers. जल्दी जल्दी में पढ़ने में उतना समझ में आया कि 4 गोले हैं ए बी सी डी, ओके। अब मुझे जल्दी समझ में आ गया क्या क्या बोलना चाहता है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था मेरे दिमाग में आंसर चल रहा था, क्यों? क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आपको भी वैसा करना है। अब लिसन केयरफुली, यू हैव अ 2 स्फीयर ए एंड बी, और इस ए एंड बी के स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज है, जिनको पहले 10 सेंटीमीटर अपार्ट रखा तो सेम चार्ज है, तो रिपल्सन लगा। क्या लगा? रिपल्सन। वो रिपल्सन मेजर करने के लिए ब्रैकेट दिया हुआ है जो हमें न्यूमेरिकल में कोई काम का नहीं है। उन लोगों ने शैडो, जैसे बी को ए के नजदीक लेके गया, ए को नाइलॉन थ्रेड पे रखा हुआ है तो वो ऐसे जाएगा, तो शैडो से पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, तो उससे अमाउंट ऑफ फोर्स पता चलेगा। हमें थोड़ा मेजर करना है, टेक इट एफ, हम क्या ले लेंगे? एफ, बराबर। उन्होंने फोर्स कैसे मेजर किया वो बताया गया, चलो वो छोड़ो। उसके बाद क्या है, ए को सी के साथ, बी को डी के साथ टच करवाना है। टच करवाएंगे तो दोनों का चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि सी एंड डी पे कोई चार्ज नहीं था। तो ए एंड बी पे अब नया चार्ज आएगा, न्यू चार्ज हो जाएगा, पहले जितना नहीं रहेगा, आधा हो जाएगा। वो आधे चार्ज वाले स्फीयर को वापस नजदीक लाना है, लेकिन डिस्टेंस अब 10 सेंटीमीटर की जगह कितना कर देना है? 5। अब बताना है कि कितना फोर्स लग रहा है। चलो समझते हैं। और डेटा क्या दिया गया है, तो आर 10 सेंटीमीटर दिया था, यानी 10 × 10⁻² मीटर, यानी 10⁻⁻1 मीटर। फिर आर डैश जो है वो 10/2 कर दिया गया है। कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² मीटर। आंसर, ये पहला फिगर जिसमें नायलॉन की डोरी से हमने क्या किया, इसको स्प्रिंग से हमने इसको हैंग किया है और बी को नजदीक लेके जा रहे हैं, गॉट इट, जो कितने सेंटीमीटर दूर है? 10। तो सपोज अ चार्ज ऑन अ स्फीयर ए एंड बी आर Q1 एंड Q2, मैं QA QB बोल रहा था लेकिन लिया क्या है मैंने? Q1 Q2। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज K Q1 Q2 अपॉन R², गॉट इट ना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ ये दूसरा फिगर देखो, ए को सी के कॉन्टेक्ट में लाए, बी को डी के कॉन्टेक्ट में लाए। व्हेन एन आइडेंटिकल बट अनचार्ज स्फीयर C is in touches the A, the charge redistribute on the A and C, and by the symmetry each sphere carries a charge Q1 dash equals to, देखो A का चार्ज कितना था? Q1, और C के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था, तो कितना हो गया? 0। ये दोनों का टोटल चार्ज हुआ, डिवाइड भी इक्वल होगा, डिवाइड बाई 2, तो हर एक के ऊपर A एंड C दोनों के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? Q1/2। सिमिलर वे D touches the B, then redistributed charge on each sphere, that is Q2 dash, Q2 plus 0 over 2, that is Q2/2। तो न्यू चार्ज ऑन B एंड न्यू चार्ज ऑन A मिल गया, Q1/2 एंड Q2/2। एंड थर्ड फिगर जिसके अंदर हम वापस A एंड B को कितने डिस्टेंस पे लेके आएंगे? 5। नाउ इफ द सेपरेशन बिटवीन A एंड B इज हाफ, क्योंकि उन्होंने बोला गया 10 में से कितना किया है? 5। अगर यही डेटा है तो लिखेंगे हाफ। अगर 10 में से मानो कि 4 कर दिया है तो हम लिखेंगे रिड्यूस। 10 में से 20 कर लिया है तो लिखेंगे डबल। 10 में से यहाँ पे मानो कि 30 कर दिया है तो हम लिखेंगे इंक्रीज। बात समझ में आया? ओके। चेंज बहुत नहीं आने वाले, लेकिन कहाँ हो सकता है, दैट आई विल गोइंग टू बी एक्सप्लेन। बराबर ना, हर एक में नहीं आने वाला है, डर मत जाना कितने सारे चेंज आएंगे, बट ये आपके दिमाग में होना चाहिए। देन इलेक्ट्रिक फोर्स
on each is new electric force equals to Fe dash, that is nothing but K Q1 dash Q2 dash अपन, क्योंकि चार्ज भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है. Q1 dash का क्या वैल्यू लाए थे हम? ओके, वापस कॉपी किया गया. Q1 dash का क्या वैल्यू लाए थे? Q1/2. Q2 dash का क्या वैल्यू लाए थे? Q2/2. एंड R dash का भी क्या वैल्यू था? R/2. गॉट इट ना? अब क्या होगा देखो, K Q1 Q2, और ये नीचे 2 × 2 ना, वो नीचे आ जाएगा 4. R² नीचे और डिनोमिनेटर का 4 कहां चला जाएगा? तो 4 ऊपर चला गया, 4 तो क्या बचा? K Q1 Q2 अपन R², मतलब इनिशियली जो फोर्स था वही, बाय इक्वेशन 1. तो फोर्स रिमेन अनचेंज्ड. Thus the electrostatic force on A due to B remains unaltered or unchanged. बात क्लियर हुई? हाँ या ना? कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बता दो. Got it ना? So for today this is sufficient. Okay, good.